मिडिल ईस्ट के राजनीतिक हालात आज ऐसे हो चुके हैं जहां से वापसी मुश्किल लग रही है। 35 साल से ज्यादा समय तक ईरान की सबसे बड़ी ताकत रहे एक नेता की मौत ने पूरे इलाके को युद्ध की आग में झोंक दिया। अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत की पुष्टि हो चुकी है। तेहरान में 40 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान भी कर दिया गया है। खामनेई के उत्तराधिकारी का ऐलान हो चुका है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि खामनेई की सीक्रेट लोकेशन लीक कैसे हुई? क्या मोसाद की पहुंच खामनेई के घर तक थी, जिसकी भनक खुद खामनेई और IRGC को भी नहीं थी? रिपोर्ट्स के मुताबिक 28 फरवरी को शनिवार की सुबह अमेरिका और इजरायल ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत तेहरान में संयुक्त हमला किया। ये कोई साधारण एयर स्ट्राइक नहीं थी, बल्कि बेहद सटीक और खुफिया जानकारी पर आधारित लिया गया एक एक्शन था। ईरानी मीडिया के मुताबिक जब मिसाइलें गिरी उस वक्त खामनेई अपने घर में बने प्राइवेट ऑफिस में मौजूद थे। उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही पलों में सब कुछ खत्म हो जाएगा। रॉयटर्स और दूसरी विदेशी न्यूज एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक कहानी की शुरुआत होती है तेहरान से। बताया गया कि सुप्रीम लीडर अपने खास सलाहकारों के साथ राष्ट्रपति परिसर में एक गुप्त बैठक करने वाले थे। तारीख 28 फरवरी, दिन शनिवार, समय सुबह 9 बजे। आमतौर पर ऐसे हाई वैल्यू टारगेट्स पर हमले रात के अंधेरे में किए जाते हैं, लेकिन इस बार टाइमिंग एकदम बदल दी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोसाद को पहले से पता चल गया था कि मीटिंग कब है और कहां है, कौन कौन इसमें शामिल होगा। ये जानकारी इतनी सटीक थी कि इजरायल ने अपने ऑपरेशन का टाइम ही बदल दिया। रात की जगह दिन के उजाले में हमला किया गया। कहा गया कि जैसे ही लोकेशन कंफर्म हुई 30 से 40 मिसाइलें उस कंपाउंड पर एक साथ दाग दी गई। पूरा परिसर मलबे में बदल गया। सैटेलाइट तस्वीरों में इमारत का बड़ा हिस्सा ध्वस्त भी दिखा है। IDF ने इस हमले का वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट भी किया। इजरायली मीडिया खासकर के चैनल 12 ने सीनियर सैन्य अधिकारियों के हवाले से दावा किया कि खामनेई के शव जो हैं और उनके परिवार के जो शव हैं वो मलबे से बरामद हो चुके हैं। बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करके उन्हें इतिहास के सबसे बुरे लोगों में से एक बताया और उनकी मौत की पुष्टि की। ब्रिटिश और अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में 40 से ज्यादा वरिष्ठ अधिकारी मारे गए हैं। इनमें ईरान के रक्षा मंत्री, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव और सुप्रीम लीडर के सैन्य सचिव तक शामिल बताए गए। इजरायल ने दावा किया है कि 200 से ज्यादा फाइटर जेट्स ने 500 ठिकानों पर एक साथ हमला किया। दूसरी तरफ ईरान की रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने कहा कि देश भर में 200 से ज्यादा लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए हैं। इजरायल का बयान साफ था कि टारगेट सिर्फ सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व था, लेकिन जमीनी नुकसान इससे कहीं ज्यादा दिख रहा है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि ये सिर्फ इजरायल का ऑपरेशन नहीं था। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA महीनों से खामनेई की गतिविधियों पर नजर रखे हुए थी। उनकी मूवमेंट, पैटर्न, मीटिंग, शेड्यूल सब कुछ ट्रैक किया जा रहा था। बताया गया कि 28 फरवरी को मीटिंग की पुख्ता जानकारी CIA को पहले मिली और फिर इजरायल को साझा की। इसके बाद ऑपरेशन की टाइमिंग बदल गई। अमेरिका ने कथित तौर पर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत टॉम हॉक मिसाइलें, HIMARS रॉकेट्स और ड्रोन का इस्तेमाल किया, जबकि इजरायल ने हवाई हमलों में कंपाउंड और मिसाइल डिपो को निशाना बनाया। ट्रंप ने कहा कि वो हमारे इंटेलिजेंस और एडवांस ट्रैकिंग सिस्टम से बच नहीं पाए। अमेरिकी थिंक टैंक फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोग्राफीज के डिप्टी डायरेक्टर रायन रॉबर्ट्स ने कहा कि अमेरिका के पास एरियल और स्पेस बेस्ड सर्विलांस, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस तीनों की क्षमता है। लेकिन कई रिपोर्ट्स ये भी इशारा कर रही हैं कि खामनेई के करीबी सर्कल में कोई लीक हो सकता है, क्योंकि इतनी सटीक टाइमिंग और लोकेशन सिर्फ टेक्नोलॉजी से मिलना मुश्किल है, नामुमकिन है। ये केवल किसी मनुष्य के द्वारा, इंसान के द्वारा ही लीक किया जा सकता है। कुछ खबरों में सऊदी अरब की भूमिका पर भी चर्चा हुई है। दावा किया कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप पर हमले का दबाव बनाया था। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ऑपरेशन अचानक नहीं था। इसकी प्लानिंग दिसंबर 2025 में शुरू हुए ईरान के अंदरूनी प्रदर्शनों से बताई जा रही है। महंगाई, बेरोजगारी और सख्त कानून के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए थे। इसी दौरान इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका का दौरा किया और ट्रंप से मुलाकात की। शुरुआत में योजना सिर्फ मिसाइल ठिकानों को निशाना बनाने की थी, लेकिन हालात बदलते गए।
अमेरिका और ईरान के बीच ओमान और जेनेवा में बातचीत चलती रही। बाहर से डिप्लोमेसी, अंदर से तैयारी, यही इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी रणनीति बताई गई। आखिरी समय तक यह एहसास न होने देना कि हमला होने वाला है। शनिवार 28 फरवरी का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि यह यहूदियों के लिए शबात का यानी सबैट का दिन होता है। आमतौर पर बड़े सैन्य ऑपरेशन इस दिन करने की उम्मीद कम होती है। इसी सरप्राइज फैक्टर का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ किया गया। पिछले साल 12 दिन की ईरान इजरायल लड़ाई में भी खामेनी खतरे में आ गए थे। तब एक मौका मिला था, लेकिन ट्रंप ने कथित तौर पर रोक दिया था। इसके बाद कुछ समय शांति रही। बताया गया कि इस घटना के बाद खामेनी ज्यादा अंडरग्राउंड रहने लगे थे। उनके कंपाउंड में गहरे बंकर्स थे, जहां पहुंचने में लिफ्ट को 5 मिनट से ज्यादा समय लगता था। लेकिन इस बार रिपोर्ट्स कहती हैं कि वो बंकर में नहीं थे, बल्कि उस इमारत के ऊपरी हिस्से में थे, मीटिंग कर रहे थे। और यही मौका इजरायल और अमेरिका ने चूकने नहीं दिया। इजरायल को उनकी लोकेशन की पूरी सटीक जानकारी थी और इसी वजह से हमला सीधे उनके रिहायशी परिसर और पास में स्थित राष्ट्रपति भवन के इलाके पर किया गया। धमाकों के बाद पूरा इलाका धुएं और मलबे में तब्दील हो गया। हमले में सिर्फ खामने ही नहीं मारे गए, बल्कि उनकी बेटी, दामाद और पोती की भी मौत की खबर सामने आई है। कुछ रिपोर्ट्स में बहू के भी मरने का जिक्र किया गया है, लेकिन बहू के मारे जाने की खबर की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। यानी ये हमला सिर्फ एक राजनीतिक टारगेट नहीं था, बल्कि उस परिवार पर था, वो परिवार निशाने पर था जो दशकों से ईरान की सत्ता के केंद्र में है। ईरान सरकार ने इसे अपूर्णीय क्षति बताते हुए 40 दिनों के सार्वजनिक शोक और 7 दिनों के अवकाश की घोषणा की है। देश भर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और मस्जिदों में शोक सभाएं हो रही हैं। ईरानी सेना और खास तौर पर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC का बयान बेहद तीखा रहा। उन्होंने कहा कि हमने एक महान नेता को खो दिया, लेकिन उनकी शहादत हमें और ताकतवर बनाएगी। बयान में साफ चेतावनी दी गई कि इस हमले का बदला लिया जाएगा। जिस ऑफिस में खामनी बैठे थे वो सिर्फ एक कमरा नहीं था। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 4000 लोगों का एक नेटवर्क सीधे तौर पर उनके ऑफिस से जुड़ा हुआ था। हर मंत्रालय का एक पैरेलल शैडो सिस्टम यहीं से ऑपरेट होता था। कहा जाता है कि असली फैसले इसी दफ्तर में होते थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये नेटवर्क 40,000 लोगों तक फैला हुआ था, जो देश के हर अहम संस्था जैसे कि सरकार, सेना, जुडिशरी, हर चीज पर नजर रखता था। ऐसे में उस ऑफिस पर हमला दरअसल पूरे सत्ता के ढांचे पर हमला माना जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ईरान का अगला सुप्रीम लीडर कौन होगा। खामनेई 1989 से इस पद पर काबिज थे और उनके पास देश की अंतिम राजनीतिक और धार्मिक सत्ता है। इसके बाद नेतृत्व की दौड़ में कई नाम सामने आ रहे हैं, जिनमें उनके बेटे मोज्तबा खामनेई का नाम सबसे आगे है। अगर उन्हें चुना जाता है तो इसे वंशवाद की दिशा में एक अगला कदम माना जाएगा। वहीं अगर कोई और नेता चुना जाता है तो सत्ता संतुलन में बड़ा बदलाव आ सकता है। इस घटना का असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। ईरान ने बदले की कार्रवाई की शुरुआत कर दी है, चाहे सीधे इजरायल पर हमला करना हो या अमेरिका के क्षेत्रीय सहयोगी देशों पर हमला करना हो। खाड़ी क्षेत्र में पहले से तनाव है और तेल की कीमतों पर भी इसका असर पड़ सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच टकराव खुली जंग का रूप ले सकता है। अब कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर सकता है। अब दुनिया की नज़र तेहरान पर है। क्या ईरान तुरंत जवाब देगा या ये हमला बड़े क्षेत्रीय युद्ध की शुरुआत बन जाएगा, जिसकी आग में बाकी के अरब देश भी झुलस सकते हैं। ईरान के प्रॉक्सी संगठनों का क्या होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। इजरायल, अमेरिका और ईरान की ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है। आने वाले दिन ये तय करेंगे कि ईरान का भविष्य किस दिशा की ओर बढ़ने वाला है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी आप इस पूरे मुद्दे पर क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपने विचार लिख करके भेज दीजिए। मेरा नाम है आयुष, देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।